ओके, डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम जहां पे शेयर फिजिकल फॉर्मेट में कवर होते हैं। फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज में क्या इशू था? रिस्क, एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरीज। बैड डिलीवरीज मतलब टॉर्न एंड फोर्ज्ड। तो फिर मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, अंडर दिस सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन transfer and settlement of securities done, therefore it is called depositories act passed in इंडिया में कितने डिपॉजिटरी है? कौन से? वर्ल्ड की फर्स्ट डिपॉजिटरी इन द ईयर। डिपॉजिटरी सिस्टम किससे सिमिलर है? बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से डिपॉजिटरी में क्या सेफ रखा जाता है? बैंकिंग में डिपॉजिटरी में कौन सा अकाउंट होता है? एंड यहाँ पे हैविंग यूनिक नंबर्स, देर इज during allotment term transfer and there is no the transfer of between the transfer of between the importance of depository system क्या क्या करता है? it aims at it offers scope for using the state of art, it leads to and it reduces the benefits of advantage of depository system to investor. See Nana going to USA. Yes. E. E. नाना का यन, यन, यूएसए का यू, यस, ए। ओके, फिर उसके बाद अपन टू कंपनीज, कंपनीज को क्या क्या फायदा है? अप टू डेट, रिडक्शन इन, बेटर इंटरनेशनल। ये सब देखने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट देख रहे थे डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी किसके सिमिलर है? आरबीआई, वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन at the request of, it also provides related to, it is responsible for, there is with, it works as a next depository participant DP, it is the हाँ। तो अभी अपना ये देखना चालू था राइट कि हो गया था, ये चालू है, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज लाइक अ बैंक। तो जैसा आरबीआई के पास तुम डायरेक्ट अकाउंट ओपन, तो तुम आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी किसी बैंक में जाएंगे अकाउंट ओपन करेंगे, तो आरबीआई के पास किसका अकाउंट है? बैंक्स का। आरबीआई बैंक का अकाउंट ओपन करते, तुम बैंक के पास तुम अकाउंट ओपन करते। तो इसे डिपॉजिटरी में तुम अकाउंट ओपन कर सकते क्या? नहीं। तो डिपॉजिटरी की जगह तुम किधर अकाउंट ओपन करेंगे? डीपी। तो डिपॉजिटरी के पास डीपी का अकाउंट है, डीपी के पास तुम्हारा अकाउंट है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली किन दोनों के बीच में? डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो पहले आएगी कंपनी, कंपनी के बाद आएगी डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के बाद आएगा डीपी, डीपी के बाद आएगा इन्वेस्टर। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली कौन है? इज एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी के नीचे है ना, तो एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट। इट इज एन इंटरमीडिएटरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी का एजेंट है, तो ऑब्वियसली ये इंटरमीडिएटरी अपॉइंटेड कौन करेगा? डिपॉजिटरी अपॉइंट करेगी। डीपी एक्ट एज ए लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड, देखो तीन चीजें सेम ही है। इट्स अ एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी,
Intermediary appointed by depository is a link between depository and investor. It directly deal with customers. It sends statement of accounts periodically. It functions like a, it facilitates, it credits securities in the event of rights issue and bonus issue. It handle instant transfer of payouts like, it settles the trade. फॉलोइंग कैन बी वर्क एज अ डीपीज, क्या क्या है, कौन कौन, तो इसमें से है ना तीन चार पूरे याद मत रखो, तीन चार सीधा याद रखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स, बस एनबीएफसी, ये चार याद रखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, स्टॉक ब्रोकर, एनबीएफसी। तो ये लोग क्या, ईटीसी डाल देना एंड में, ये लोग क्या करते, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते, कौन बन सकते, तो ये लोग बन सकते। द डीपी मेंटेन्स अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ, तो डीपी के पास हर इन्वेस्टर का एक अकाउंट है। द डीपी हैज अ यूनिक नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। चलो अभी तेरा पूरे पॉइंट वापस से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इट इज द, इट इज रजिस्टर्ड अंडर, इट इज इंटरमीडिएटरी, it act as a, it directly deal with, and it sends, it functions like a, it facilitates, it credits, it handle instant transfer payouts like, it settles trade. Who can be the DP? The DP maintains account of security of, DP has a, वापिस depository participant, it is a agent of, registered under, intermediary appointed by, it act as a, it directly deals with and sends, it functions like a, it facilitates, it credits, it handles instant transfer payouts like, it settles the trade. Following can act as a DP. The DP maintains account of securities of, DP has a, अभी नीचे से उल्टा, the DP has, the DP maintain accounts of, who can act as a DP, it settles the trade, it handle instant transfer payouts like, it credits securities, it facilitates, functions like a, directly deals with and sends, it act as a, it is an, DP registered under, and it has, it is, 2 मिनट पढ़ो फिर बिना देखने, बिना देखे बोलने की ट्राई करना।
ए आगे वो काटे, तेरे को पढ़ने को टाइम दिया, उसको मारने के लिए टाइम दिया क्या? पीछे के देख रहा, तेरे कुछ मार रहा हूँ। हाँ, ट्राई करना, बिना देखे आंसर करे, अगर जरूरत पड़ी तो क्या कर सकते हैं। हाँ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इट इज द registered under, it is an appointed by, it act as a, it directly deals with and sends, it act as a, it facilitate, it credits the, in the event of, it handle instant transfer of funds in payout like, it settles the trade. कौन डीपी बन सकता? The DP maintains the accounts of securities of, DP has a, वो बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। हाँ, आगे नहीं बोलना। हाँ, द बीओ इज अ इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटीज हु हैज अवेल्ड द सर्विस ऑफ डिपॉजिटरी। बेसिकली ये कौन है? इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर को बेनिफिशियल ओनर शॉर्ट में। हाँ, दोस्त की तरफ मत देखो। हाँ, द बीओ इज अ इन्वेस्टर हु हैज अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। द बीओ इज एंटाइटल्ड टू all rights, benefits are subject to all liabilities with respect to securities held by deposit। इसको पूरे राइट्स भी है, पूरे लाइबिलिटीज भी है, भले ही सिक्योरिटीज कौन हेल्ड कर रहा है। तुमने डिपॉजिटरी को सिर्फ सिक्योरिटी दी है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज किसके हैं? बीओ के हैं और तुम्हारे हैं। तुमने डिपॉजिटरी को दिया, मतलब डिपॉजिटरी को राइट्स और डिपॉजिटरी को लाइबिलिटी मिली क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, द बीओ कैन बी हेल्ड एज अ, कैन बी कॉल्ड एज अ क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड, तो डीपी का भी डीपी का तो क्लाइंट ही है, डिपॉजिटरी का भी है। कैसे डिपॉजिटरी का, कैसे क्या? हाँ, इनडायरेक्टली हुआ क्या? हाँ, अब डिपॉजिटरी का क्लाइंट कौन है? डीपी के क्लाइंट कौन है? तुम है, तो तुम इनडायरेक्ट क्लाइंट बन गए क्या? हाँ, द बीओ क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? किसके पास? फॉर इलेक्ट्रॉनिकल होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी। फुकट में करेगा क्या ये सब? उसके लिए क्या पे करेंगे? किसको? फॉर अवेलिंग। हाँ, बीओ इज गिवन अ, उस अकाउंट का नाम क्या है? तो वापिस से आओ, बेनिफिशियल ओनर, बीओ इज द हु अवेल्स द सर्विसेज ऑफ, बीओ इज एंटाइटल फॉर and subject to, with respect to securities, BO is called as of, called as of, BO, BO client is required to open with, for, BO has to pay to, for, BO is given, which is called demat account. BO is a who avails the services of, BO is entitled to and with respect to securities is called as of, is required to open with, for, it has to pay to, for, it has to, BO is given a
कॉल्ड एज, ओके, द इशुअर कंपनी। तो ये कौन सी ईश्वर है, सॉरी इशुअर है ये। तो इशुअर मतलब जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही, इट मींस कंपनी विच हैज इशूड सिक्योरिटीज विच आर डीमटेरियलाइज, इट मस्ट रजिस्टर विद द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर करना, और जो कंपनी होती है वो उसको इशुअर कंपनी। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिपॉजिटरी, ये सब तुमको अभी दो दो मार्क के लिए पॉसिबली पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियल। डीमटेरियलाइजेशन क्या करता है, फिजिकल टू, और रीमटेरियलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल। मैं ऐसे गार्डन में बहुत देखा। ऐसा स्वेटर रखते फिर हाथ एक में के हाथ पकड़ लेते, ऐसा ऐसा। ओके, हाँ, और ऐसा कोई देख लिया ना लगेज। नहीं नहीं, जनरली मेरे को ऐसा रिएक्शन रहता है, बाजू में हो ना दोनों के बीच में बैग रखना, तो ऐसा बैग बाजू में रख के और नजदीक आ। हाँ, अब बराबर हो गया। ओके, डी मटेरियलाइजेशन, हाँ, तो डी फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। तो डीमटेरियल इज अ प्रोसेस वेयर बाय क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू, आराम से, फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो यही वर्ड, फिजिकल टू डिजिटल, फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा नहीं, फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू, द क्लाइंट has to surrender the certificate along with the डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। हाँ, तो क्लाइंट हैज टू सुरिंदर, क्या सरेंडर करना मतलब दे देना। तो क्लाइंट हैज टू सरेंडर द सर्टिफिकेट along with the डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, DRF। द DP forward this deposit to the depository who is in turn forwarded to issuer, आराम से। फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉनिकल, क्लाइंट अपने सर्टिफिकेट सरेंडर कर देगा अलॉन्ग विद द DRF डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ, शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कर देगा। तो फिर डीपी ये किसको फॉरवर्ड करती है, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी किसको फॉरवर्ड करता है, कंपनी, इशुअर कंपनी। तो अपन देंगे डीपी को, डीपी देगा डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी देगा इशुअर कंपनी को। आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम इशुअर, डिपॉजिटरी विल क्रेडिट द सिक्योरिटीज इन डीमैट अकाउंट विद द डीपी। आराम से वापस से पूरा पैराग्राफ में बोलता, फिर वैसा ही तुमको बोलने का। डीमटेरियलाइजेशन, फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू, client has to the certificates along with DP forwarded to depository, again forwarded to issuer company. After confirmation from depository, credited to डीमैट अकाउंट विद डीपी। समझा? हाँ, व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? Client has to along with DP forwarded to depository, forwarded to after confirmation from depository, ओके, ऐसा नीचे से ऊपर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे नीचे आया। इशुअर डीपी, डीपी डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी कंपनी, कंपनी डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी डीपी। पढ़ो, मस्त देख रहे।
कर ली एक्टिंग। हाँ, बिना देखे बोल सकते। व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? पांच शब्द नहीं है, 15 कैसे बना लिए? हाँ, टैलेंट। ओके, द क्लाइंट हैज टू। डायरेक्ट डीमैट तक आ गया, एंड तक, लास्ट के लाइन तक। डीमैट। हाँ, देन डीपी फॉरवर्ड टू डिपॉजिटरी, फॉरवर्ड टू आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम डिपॉजिटरी विल। एक नंबर है। हाँ, अगर फ्यूचर में तुम्हारे में से कोई जाके लॉयर बना, या सीए बनने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोर्ट रहते, आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, और वहां पे जाके झगड़ना चालू किए, लॉयर आपकी दलील पेश करो, ब्ला ब्ला ब्ला, उधर उन्होंने परेशान होना, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट हमारे क्लाइंट ऐसा, तो वो सामने वाला क्या बोले, सर आपको नहीं समझेंगे पर सही यही चाहिए। हाँ, रीमटेरियलाइजेशन। हाँ, ये कौन सा मटेरियल? रीमटेरियलाइजेशन कहाँ से कहाँ कन्वर्ट होता? इज द प्रोसेस वेयर client can get his electronic holding of securities converted into physical certificate. हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग इनटू फिजिकल, ये उल्टा है। द क्लाइंट हैज टू गिव रिटर्न रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ आरआरएफ। हाँ, return request in the form of RRF. RRF remat request form. The DP forward the RRF to issuer. अब ये वापिस से सेम तरीके से जा रहा क्या? हाँ, पर यहाँ पे डिपॉजिटरी को बीच में नहीं रखे। डीपी ऊपर किसको फॉरवर्ड करता था और डिपॉजिटरी किसको देता था? ये यहाँ पे क्या हो रहा? डायरेक्ट इशूअर। वहां पे डीआरएफ था, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, यहाँ पे आरआरएफ, तो रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म एंड द डिपॉजिटरी। तो डीपी दोनों को भी फॉरवर्ड कर देंगे, इश्यूअर एंड डिपॉजिटरी। द इश्यूअर प्रिंट सर्टिफिकेट एंड सेंड देम टू द क्लाइंट। हाँ, तो ऑब्वियसली रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म है, मतलब फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो कौन प्रिंट मार सकता है? इश्यूअर कंपनी क्या करेगी? प्रिंट द सर्टिफिकेट एंड सेंड to the client and simultaneously confirm the acceptance of remit request to deposit, और डिपॉजिटरी को बता देंगे। the depository via debits the account of client। तो बेसिकली तुम्हारे बैंक अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिकल निकल जाएंगे, फिजिकल आ जाएंगे। इट्स लाइक विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम अकाउंट। जैसे तुम पैसे अकाउंट में जाके विड्रॉ करते एटीएम के पास और बैंक के पास, इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस कम हो जाता क्या और फिजिकल कैश आ जाती क्या? यस, इट्स लाइक विड्रॉइंग फ्रॉम एटीएम। तो रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट। हाँ, यहाँ पे क्लाइंट हैज टू गिव रिटर्न रिक्वेस्ट, क्या देना पड़ेगा? रिटर्न अलोंग विथ आरआरएफ। द डीपी दो लोगों को फॉरवर्ड करता है, आरआरएफ किसको किसको फॉरवर्ड करता है? इश्यूअर एंड डिपॉजिटरी। फिर कौन प्रिंट मारेगा एंड क्या करेगा? सेंड देम टू क्लाइंट। हाँ, एंड साइमल्टेनियसली कंफर्म करेगा किसको? डिपॉजिटरी को। एंड डिपॉजिटरी क्या करेगी? डेबिट द अकाउंट ऑफ क्लाइंट। वापिस से आराम से शांति से बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिकल होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। क्लाइंट हैज टू गिव रिटर्न कॉन्फर्मेशन अलोंग विथ आरआरएफ। डीपी दो लोगों को फॉरवर्ड कर देगा, इशूअर एंड डिपॉजिटरी। इश्योर कंपनी प्रिंट मारेगी सर्टिफिकेट और क्लाइंट को भेज देगी और डिपॉजिटरी को कंफर्म कर देगी। फिर डिपॉजिटरी डीपी के मदद से क्लाइंट के अकाउंट को डेबिट मार देगा वापिस से। इलेक्ट्रॉनिकल होल्डिंग कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। जो क्लाइंट है उसको दो काम करने हैं, रिटर्न रिक्वेस्ट एंड आरआरएफ। तो फिर डीपी ये दो लोगों को फॉरवर्ड करेगा, इश्यूअर एंड डिपॉजिटरी को। फिर इश्यूअर कंपनी क्या करेगी? प्रिंट मारेगी, प्रिंट मार के किसको देगी? क्लाइंट को देगी। फिर उसके बाद किसको कंफर्म करेगी?
डिपॉजिटरी, फिर डिपॉजिटरी विद द हेल्प ऑफ डीपी क्या करेगी, डेबिट करेगी क्लाइंट के अकाउंट को, पक्का। हाँ, क्या होता है, व्हाट इज रीमटेरियलाइजेशन? ओके, एंड क्लाइंट हैज टू गिव, and DP forward it to issuer, and simultaneously and depository along with the DP. ओके, फंजिबिलिटी, फंजिबिलिटी मतलब इंटरचेंजेबिलिटी, जिसमें डिजिटल फिजिकल फॉर्मेट में नंबर्स होते हैं, यहाँ पे नंबरिंग नहीं होती है। द फाइनेंशियल टर्म फंजिबिलिटी मींस स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल। जमीन इंटरचेंजेबल है क्या? करेंसी नोट इंटरचेंजेबल है, गोल्ड इंटरचेंजेबल है। हाँ, तो गोल्ड में ये देके वो ले सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, जमीन वगैरह नहीं कर सकता। इट्स स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल। नाउ लैंड इज नॉट फंजिबल, करेंसी नोट्स आर फंजिबल। तो लैंड इज नॉट फंजिबल, करेंसी नोट आर फंजिबल, एंड फंजिबिलिटी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल। तो वैसे ही शेयर्स भी इंटरचेंजेबल है क्या? मैं अतुल सर को बोला मेरे पास का कड़क शेयर लो और आपके पास के दो फटे वाले दो शेयर दे दो, चलेगा क्या? मेरे को तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता, वन एक के बदले एक लेना कि एक के बदले दो लेना। हाँ, तो इंटरचेंजेबल है क्या शेयर्स? है बाबू। हाँ, securities issued by company of the same class have a same value matter no matter what who owns them। कोई भी मालिक रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम क्लास के सेम शेयर्स आर फंजिबल, इंटरचेंजेबल, एंड दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। आराम से चार ही पॉइंट है इसके अंदर। फंजिबिलिटी मतलब लैंड इज, करेंसी नोट्स आर, securities issued by same class, securities issued by same company of same class are inter and they cannot be, बस इतना लिख दे तो भी बस हो गया। नेक्स्ट इज ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। शेयर का एक नाम की जगह नंबर दे दो। इट इज द कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सिक्योरिटी इशू। हाँ, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जैसा तुम्हारा आधार कार्ड है वैसा शेयर का ही आधार कार्ड है, यूनिकली। हाँ, कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज सिक्योरिटी। हाँ, ये कौन अलॉट करेगा कंट्री का? NNA, नेशनल नंबरिंग। हाँ, और ये एक्सेप्टेड, ISIN इज एक्सेप्टेड ग्लोबली। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन करंटली डिफाइंस ISIN स्ट्रक्चर। कौन इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है? हु डिफाइंस द स्ट्रक्चर? ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में ISIN सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय, sorry, in India issuing ISIN to securities is assigned by SEBI to NSDL and SEBI works as a NNA in India। तो SEBI को काम दिया था, SEBI ने ये काम किसको दिया? NSDL। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ये नंबर कौन डिसाइड करता है? RBI। ISIN क्या है? 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कुछ नंबर्स है और कुछ अल्फाबेट्स है। The company has to apply ISIN securities with documents like prospectus, और prospectus में ये नंबर लिखना पड़ेगा। वापिस से ISIN क्या है? एक स्पेसिफिक कोड है जो यूनिकली आइडेंटिफाई द सिक्योरिटीज करता है। इसका काम, नंबरिंग देने का काम कौन करेगा? नेशनल नंबरिंग एजेंसी। और ISIN ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ये इसका स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है? ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इसका स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। इंडिया के अंदर ये काम किसको दिया गया? सेबी। और सेबी ने किसको दिया? NSDL को दे दिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को नंबरिंग कौन करता है? RBI। और ISIN नंबर कितने डिजिट का है? और ये कैसा है? अल्फा न्यूमेरिक है। और ये नंबर किधर कोट करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस में। तो वापिस से शॉर्ट में एक बार मैं बताता हूँ फिर तुम करना। इट्स अ कोड दैट यूनिकली डिफाइंस सिक्योरिटीज। ये नंबरिंग कौन देता है?
NNA, accepted globally. Who defines the structure? ISO. इंडिया के अंदर ये काम किसको दिया गया? सेबी. सेबी ने किसको दिया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का नंबरिंग कौन देता है? इट इज, एंड इट शुड बी कोटेड ऑन. एक बार पढ़ो फिर पूछूंगा मैं. झालं. ISIN बिना देख के बोलना है. फिर वापस डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, फंजिबिलिटी, ISIN वापस से एक बार बोलने वाले हैं. जब गरज पड़ी तो देख लेना. ओके. ISIN, हाँ, इट इज द कोड that uniquely identify specific securities. हाँ, ये जो कोड है कौन अलॉट करता है? NNA, नेशनल. ISIN इज, इसका स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है? फुल फॉर्म ऑफ ISO. हाँ, ISIN का सिक्योरिटी का काम इंडिया में किसको दिया? एंड से भी गिवन इट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कौन अलॉट कर? ISIN कंसिस्ट ऑफ, and ISIN is to be quoted on. अब डीमटेरियलाइजेशन से वापस. अब्बा, ट्राई करो बिना देखे बोलना. अगर जरूरत पड़ी तो देख ही लेना. डीमटेरियलाइजेशन. डीमटेरियलाइजेशन मतलब client has to, along with DP, given it to depository, give it to, after confirmation from company. Depository rematerialization means client has to give with DP give is to, then issuer company and send it to them to the, after confirmation with depository will. Fungibility means lands are, currency notes are security issued by and have a same value. They are, and they cannot be ISIN. It's a code that it is allotted by countries
national ISIN is system structure is defined by full form of ISO. इंडिया के अंदर एनएनए कौन है? सेबी ने काम किस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ISIN is a it should be now. अरे रुको रे, ये नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, डिस्टिंग्विश पे आना डायरेक्ट. Okay, tomorrow will be the last lecture of revision of this chapter, ESP and everything. ठीक है? So हाँ, तो डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन कल 3 प्रोसीजर्स है, हुए उतने प्रोसीजर्स करेंगे हम, बाकी तुम्हारा होमवर्क. हाँ, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, तो 6 पॉइंट्स है इसमें करेंगे. मीनिंग, डीमटेरियलाइजेशन फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड रीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इनटू फिजिकल फॉर्म. तो ये फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक इनटू फिजिकल कन्वर्जन. हियर पेपर फॉर्म कन्वर्ट इनटू डिजिटल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड इनटू फिजिकल. पेपर टू डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल. कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? यहाँ पे सीक्वेंस, ये इट्स अ इनिशियल प्रोसेस. It is primary and principal function of depository. It is a reverse process, secondary and supporting function. तो ये initial process, ये reverse process, ये primary and principal function है, ये secondary and supporting function है of depository. Identification of securities, no distinctive number, they are fungible. ये certificate are distinctive numbers. Securities maintenance authority, कौन रहेगा इसका कस्टोडियन? डिपॉजिटरी. यहाँ पे किसके कस्टोडियन में रहेगा? इन्वेस्टर. तो सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय इन्वेस्टर, सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय डिपॉजिटरी. डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस, इट्स अ इजी एंड इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स. आराम से. मीनिंग, यहाँ पे कौन कैसे कन्वर्ट होगा? फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक. इट्स अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म. कन्वर्जन फ्रॉम पेपर टू, ये इलेक्ट्रॉनिक टू, कौन सा फॉर्म लगेगा? सीक्वेंस, इट इज अ, ये कैसी है? इसको 2 बार बोलने का. इनिशियल प्रोसेस, इट्स अ प्राइमरी एंड प्रिंसिपल फंक्शन, ये सेकेंडरी एंड सपोर्टिंग फंक्शन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज, और यहाँ पे विल हैव, सॉरी इतना लिखो, डिस्टिंक्टिव नंबर, नो डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर. सिक्योरिटीज मेंटेनेंस अथॉरिटी, कौन मेंटेन करेगा? यहाँ पे कौन मेंटेन करेगा? डिपॉजिटरी, इन्वेस्टर्स. डिस्टिंक्टिव नंबर, नो डिस्टिंक्टिव नंबर. कैसी प्रोसेस है? एंड नो टाइम कंज्यूमिंग, और ये टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स. वापिस से पहला वाला पॉइंट थोड़ा सा इजी कर देंगे. मीनिंग ये क्या है? फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल. कन्वर्जन ऑफ पेपर टू इलेक्ट्रॉनिक टू कौन सा फॉर्म? सीक्वेंस, इनिशियल प्रोसेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड identification, securities held and maintenance by, difficulty of process, time consuming and complex. वापिस से बहुत इजी है. डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक टू, कन्वर्जन फ्रॉम पेपर टू डिजिटल, और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक टू
कौन सा फॉर्म? सीक्वेंस, इट्स अ identification. Security is held and maintained by process. काय चला एक बार पढ़ो, बोलो, फिर जाओ. चला 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 छे. झालं. क्लोज द बुक्स. डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइज. तो गर्ल्स सिर्फ डी को बोलेंगे, तुम सिर्फ री को बोलेंगे. मीनिंग कन्वर्जन. कौन सा फॉर्म? सीक्वेंस. आइडेंटिफिकेशन. सिक्योरिटीज मेंटेनेंस अथॉरिटी. प्रोसेस. ओके चलेगा, अभी के लिए इतना ही. वी विल स्टॉप इट हियर. फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. तीन प्रोसीजर्स है. पहला, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस. तो कल जब डीमटेरियलाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब भी अपन ने पढ़ा था. डीमटेरियलाइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड. यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो किसको सबमिट करेगा? डीपी को. शेयर सर्टिफिकेट अलोंग विथ DRF. Then DP will transfer it to depository. Depository will transfer it to issuer. Issuer company after confirmation inform it to depository. Depository with the help of DP credit in the DP's client's demat account. पढ़े थे क्या कल? बस वही है, ये थोड़ा सा डिटेल में है. The investors submit DRF in a triplicate and certificate to the DP.
ट्रिप्लिकेट मतलब 3 कॉपियां। तो इन्वेस्टर 3 कॉपी बनाएगा डीआरएफ के और डीपी को सबमिट कर देगा। तो डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पहले होती है कंपनी, कंपनी के बाद होता है डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के बाद होता है डीपी, डीपी के बाद होता है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर 3 कॉपी बनाएगा, डीपी को दे देगा। द डीपी एंटर्स द डीमैट रिक्वेस्ट इन इट्स सिस्टम एंड सेंड इट टू डिपॉजिटरी। तो डीपी डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म सिस्टम में डाल के डिपॉजिटरी को भेज देगा। मतलब इन्वेस्टर डीपी को देगा, डीपी किसको देगा? डिपॉजिटरी को। द डीपी डिस्पैचेस द फिजिकल सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ डीआरएफ टू इशूअर। फिर डीपी एक कॉपी डिपॉजिटरी को दे दिया और एक कॉपी इशूअर को दे देगा। द इशूअर वेरीफाइज एंड कंफर्म्स टू डिपॉजिटरी अबाउट डीमैटिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। फिर कंपनी डिपॉजिटरी को बता दी है कि हमने तुम्हारा डीमैटिंग का काम कर दिया है। डिपॉजिटरी रिकॉर्ड द रिक्वेस्ट इन द सिस्टम एंड फॉरवर्ड इट टू द इशूअर। फिर डिपॉजिटरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद इशूअर को बोल देते कि हमने हमें ये सब काम कर दिया। डिपॉजिटरी क्रेडिट्स द डीमैटेड सिक्योरिटीज इन द बेनिफिशियरी डीमैट अकाउंट एंड डीपी सेंड द स्टेटमेंट टू द इन्वेस्टर। तो क्या क्या हुआ है आराम से। सबसे पहले तो बेनिफिशियल ओनर दैट इज इन्वेस्टर ने डीआरएफ एंड ट्रिप्लिकेट कॉपीज डीपी को भेज दिए। डीपी ने उसका एक कॉपी इश्योर कंपनी और एक डिपॉजिटरी को भेज दिया है। फिर ये दोनों को एक एक कॉपी भेजने के बाद फिर इश्यूअर कंपनी क्या करेगी? कॉन्फर्मेशन डिपॉजिटरी को दे देगी और फिर डिपॉजिटरी इसको बोल देगी कि हाँ हमने डिमैट कर दिया है, और डीपी को बोल दिया कि तेरे अकाउंट में हमने डाल दिया तो उसके अकाउंट में डाल दे। तो ये इसको दे देगा और डीपी इसको स्टेटमेंट सबमिट कर देगा। तो इन्वेस्टर ने डीआरएफ 3 कॉपीज में शेयर सर्टिफिकेट किसको दिया? डीपी को। डीपी ने इसका एक कॉपी किसको दिया? डिपॉजिटरी। और एक कॉपी किसको दिया? इश्यूअर कंपनी। फिर डिपॉजिटरी किससे कंफर्म करेगी? इश्यूअर कंपनी से कंफर्मेशन कर लेगी कि भाई हमको रिक्वेस्ट आया, तुमको आया क्या? हाँ हमको भी आया। फिर इश्यूअर कंपनी क्या करेगी? डिपॉजिटरी को बोलेगी कि हाँ ये शेयर क्या कर दो, हमारे पास आ चुका है, इसको डीमैटलाइज कर दो, डीमैट में डाल दो। तो डीमैट कर देगा। कौन डीमैट करेगा? डिपॉजिटरी। फिर डिपॉजिटरी क्या कर देगा? बीओ के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा और किसको बता देगा? डीपी को। और डीपी इसको क्या देगा? स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग। कौन किसको क्या दे रहा है? पहले कौन सर्टिफिकेट देगा? इन्वेस्टर। उसको ही क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ओनर। तो इन्वेस्टर ऑब्लिक बीओ डी आर एफ कितने कॉपी? हाँ 3 कॉपी अलॉन्ग विद द किसको देगा? डीपी किसको देगा? डिपॉजिटरी एंड इश्यूअर कंपनी। फिर डिपॉजिटरी किससे कॉन्फर्मेशन लेगा? फिर इश्यूअर कंपनी उसको क्या बोलेगी? डीमटेरियलाइज कर दो। फिर डीमटेरियलाइज करने के डिपॉजिटरी क्या करेगी? बीओ के अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। बीओ क्रेडिट इनटू बीओस अकाउंट। बीओ के अकाउंट में क्रेडिट कर देगी और डीपी उसको क्या देगी? बीओ को स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग। अब इसको रिवाइज कैसा करेंगे? इन्वेस्टर सबमिट्स डीआरएफ इन ट्रिप्लिकेट एंड सर्टिफिकेट टू डीपी। डीपी enters the demat request in the system and send it to DP dispatches the physical certificate and copy of DRF to issuer. Next, issuer verifies and confirm depository about depository record the request in the and forward it to depository to that is demat account. The DP issues to वापिस से इन्वेस्टर सबमिट्स and the DP enters the demat request in and send it to DP and copy of to the issuer verifies and about depository and forward it to then depository credits the to that is demat
account. And DP issues to investor. One last time. Investor submits and the DP enters the in the system and DP dispatches the and to the issuer verifies and to about the depository records and forward it to depository credits the to that is DP issues to the okay पढ़ो एक बार पढ़ लिए okay issuer submits and to DP enters in the system and send it to the DP dispatches the and a copy of to the issuer verifies and confirm to depository about the depository records the and forward it to the depository credits the dematted securities to that is the DP issues to the वापिस investor submits and DP enters the and send it to the DP dispatches and a copy of to the issuer verifies and about the depository records the and system and forward it to depository credits the to the DP issues to the in case of IPO initial public
ऑफर। आईपीओ के टाइम पे क्या होता है? बेसिकली आईपीओ के टाइम पे सबसे पहले इन्वेस्टर, इश्यूअर कंपनी, ये कॉलेज के मैंने सिमिलर प्रोसीजर बोली थी तुमको, कि कॉलेज में पहले एप्लीकेशन करेंगे, प्रोस्पेक्टस भरेंगे, कॉलेज में सीट्स ज़्यादा है, सॉरी कॉलेज में सीट्स कम है और स्टूडेंट्स ज़्यादा है, फिर लिस्ट लगती है, लिस्ट लगने के बाद जिसका नंबर आया वो एडमिशन कर सकता। सेम वे कंपनी के शेयर्स कम है और शेयर्स खरीदने वाले लोग, तो बीओ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट करेगा किसको? इश्यूअर कंपनी को। इश्यूअर कंपनी को एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट कर देगा। उसके बाद इश्यूअर कंपनी डिपॉजिटरी को वेरिफिकेशन करने लगा। इतने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, इनको चेक करो और सच में चेक करो कि ये इन्वेस्टर्स है क्या। फिर डिपॉजिटरी इश्यूअर कंपनी को वेरिफिकेशन रिपोर्ट करेगी कि तुमने 1000 लोगों के नाम भेजे थे, उसमें से 900 करेक्ट है, 100 छोटे हैं, उनके नाम हटा देंगे। फिर डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट, कंपनी फिर 900 में से किसको देना किसको नहीं देने का वो डिसाइड करेगी और अलॉटमेंट का डिटेल्स डिपॉजिटरी को दे देगी। फिर डिपॉजिटरी को किसको मिला ये जैसे ही समझ में आया, डीपी को बोल देगी कि तेरे इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर दे, तो ये डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी और डीपी को बता देगी और डीपी स्टेटमेंट इन्वेस्टर को बता देगा, मुबारक हो तुमको शेयर्स मिल गए। सो बेसिकली इन्वेस्टर कंपनी को पहले अप्लाई करेगा, कंपनी डिपॉजिटरी से वेरिफिकेशन के लिए मांगेंगे, फिर वेरिफिकेशन रिपोर्ट आएगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट में से किसको अलॉटमेंट करना है उसका रिपोर्ट डिपॉजिटरी को दिया जाएगा, डिपॉजिटरी उतने शेयर्स अकाउंट में डाल देगी और डीपी को बता देगी, फिर डीपी उसको बता देगा। तो इन्वेस्टर ने किसको अप्लाई किया? इश्यूअर कंपनी। कंपनी ने जिस 1000 लोग आए उनको क्या करना चाहेंगी? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किससे करेंगे? डिपॉजिटरी के साथ वेरिफिकेशन मांगेंगे। फिर डिपॉजिटरी क्या करेगा? वेरिफिकेशन रिपोर्ट बना के इश्यूअर कंपनी को दे देगा। फिर इश्यूअर कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट करके डिपॉजिटरी को बता देगी। डिपॉजिटरी क्या करेगी? क्रेडिट कर देगी और इंटीमेट किसको करेगी? डीपी को, और डीपी किसको? बेनिफिशियल ओनर को बता देगा। तो आईपीओ, द इन्वेस्टर सबमिट द एप्लीकेशन ऑफ फॉर सिक्योरिटीज टू द कंपनी। तो इन्वेस्टर क्या करेगा? सबमिट हिज एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू इश्यूअर कंपनी। इश्यूअर कंपनी वेरीफाइज द डिटेल्स ऑफ बीओ विद, तो ये 1000 लोग सही है कि गलत है वो चेक करेगी। कौन? डिपॉजिटरी। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ बीओज डिटेल डिपॉजिटरी गिव्स द रिपोर्ट टू द इश्यूअर। तो आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ बीओ डिटेल्स डिपॉजिटरी गिव्स इट टू issuer company. Issuer company gives details of allotment of securities to, तो किसका सिलेक्शन हुआ क्या हुआ वो देखेंगे। The depository credits the account of the, and depository intimates the about crediting BO's account. The DP issues statement of account to BO. ये लास्ट के 3 पॉइंट है ना ऊपर वाले, इसमें भी सेम थे। डिपॉजिटरी क्रेडिट द अकाउंट, डीपी उसको बीओ के अकाउंट में डाल देगी और ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी। अगेन आईपीओ के केस में इन्वेस्टर सबमिट्स टू द इश्यूअर कंपनी, देन विद द आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ बीओज डिटेल डिपॉजिटरी issuer company gives the depository, then अरे क्या है ये? The depository intimates and the DP issues, हाँ वापिस ये क्या हो गया? हाँ, in case of IPO investor to the issuer company, then with the after verification of BO's detail depository issuer company gives the depository, then the depository and DP issues
वापस द इश्यूअर sorry the investor submits to the issuer company then with the after verification of the BO's detailed depository the issuer company gives the depository then depository then DP issues पढ़ो 2 मिनट ओके पढ़ लिए तो बुक क्यों नहीं क्लोज कर रहे भरोसा नहीं है IPO the investor submits to the then issuer company with the after verification of BO detailed depository issuer company gives the depository then the depository intimates and DP issues तो पहला था डीमटेरियलाइजेशन कैसा करना और ये था आईपीओ ये सब नाम किधर गायब हो गए हाँ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम ऑफ मार्केट ट्रेड एंड मार्केट ट्रेड क्या होता है सबसे पहले तो ऑफ मार्केट ट्रेड तो ऑफ मार्केट ट्रेड जमीन खरीदने के जैसा हो गया जहां पे कंपनी को कुछ लेन देन नहीं है पैसे मिले कि नहीं रजिस्ट्री ऑफिस में जाके सिर्फ जमीन ट्रांसफर होती है पैसे मिले नहीं मिले रजिस्ट्री ऑफिस को कुछ लेन देन नहीं होता है और रजिस्ट्री ऑफिस ढूंढ के देती है कि तुम्हारा बायर कि तुम ढूंढ के लाते हो बायर बायर तुम ढूंढ लेते हो जमीन ट्रांसफर हो जाती है पैसे लिए कि नहीं रजिस्ट्री ऑफिस को कुछ लेन देन नहीं है तो ये सिर्फ ट्रांजैक्शन ये है ऑफ मार्केट ट्रेड ऑफ मार्केट ट्रेड में बायर तुम ढूंढते हो और इन मार्केट ट्रेड में बायर मार्केट ढूंढता है अब अभी ऑनलाइन जब BSE NSE के जीरोडा वगैरह अकाउंट में मैं जब बेचता हूँ तो मुझे पता है कि ये शेयर किसको बेचेंगे मुझे क्या संबंध है सिर्फ पैसों से पैसा आ गया काम खत्म पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है डीपी की है कि नहीं तो डीपी मुझे बायर भी ढूंढ के देगा पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है बाकी कौन किसको क्या बेच रहा मुझे क्या करने का वही ऑफ मार्केट ट्रेड में ऐसा नहीं होता है पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है बायर भी मेरा है सब कुछ मेरा है फिर ये सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं ऑफ मार्केट ट्रेड तो प्रोसीजर देखो ट्रांसफरर
that is seller gives the delivery instruction to the DP. Delivery instruction is like a checkbook, इसको DIS भी बोलेंगे, delivery instruction slip. So ट्रांसफरर दैट इज सेलर DIS सबमिट करेगा, किसको सबमिट करेगा, DP को, एंड मूव्स द सिक्योरिटीज फ्रॉम ट्रांसफरर अकाउंट टू द बायर्स अकाउंट. तो DP क्या करेगा, मेरे अकाउंट से शेयर निकालेगा, किसी और के अकाउंट में डालेगा. जैसे चेक में, बैंक में चेक में क्या होता था, मेरे अकाउंट से पैसे निकलते, किसी और के अकाउंट में पैसे चले जाते. वैसा DIS ये शेयर्स का चेक है, मेरे अकाउंट से सिक्योरिटीज निकलेंगे, किसी और के अकाउंट में चले जाएंगे. द ट्रांसफर दैट इज बायर विल रिसीव द क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज. तो जो बायर है उसके अकाउंट में सिक्योरिटीज आ जाएंगे थ्रू DP इनटू द बायर्स अकाउंट आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम डिपॉजिटरी टू द DP. फिर डिपॉजिट DP डिपॉजिटरी को कंफर्म करेगा और इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. द फंड्स और मनी विल बी पेड बाय द बायर टू द सेलर डायरेक्टली. पैसे का मूवमेंट डिपॉजिटरी या DP नहीं देखेगा, ये आपस में खुद ही देख लेंगे. तो क्या हो गया, ट्रांसफरर दैट इज सेलर ने चेक साइन किया, चेक का नाम क्या है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप. किसको देगा, DP को. और फिर DP क्या करेंगे, मूव द सिक्योरिटीज फ्रॉम ट्रांसफरर्स अकाउंट टू द ट्रांसफरीज अकाउंट, बायर्स अकाउंट. ट्रांसफरी बायर विल रिसीव द क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू द DP. बट ये कब होगा, आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम डिपॉजिटरी टू द DP. तो DP कॉन्फर्मेशन लेगा डिपॉजिटरी से और फिर उसके अकाउंट में आ जाएंगे. एंड फंड्स और मनी ट्रांसफर पेड बाय बायर टू द सेलर डायरेक्टली. बायर सेलर एक में को अपने आप में दे देंगे. तो सबसे पहले किसने चेक भरा, सेलर. सेलर को क्या नाम है, ट्रांसफरर. ट्रांसफरर सेलर क्या भरेगा, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप टू द DP. एंड DP क्या करेगा, मूव्स द सिक्योरिटी फ्रॉम ट्रांसफरर अकाउंट टू द बायर्स अकाउंट. तो बायर अकाउंट में चलेगा. ट्रांसफर दैट इज बायर विल receive the credit of securities through DP into buyer's account after confirmation from, and fund oblique money transfer will happen buyer to the seller directly. तीन चार ही स्टेप्स है, इजी. सबसे पहले ट्रांसफरर दैट इज gives the to the, then he moves it from, फिर ट्रांसफर दैट इज बायर थ्रू द इनटू आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम डिपॉजिटरी टू द DP. फंड ऑब्लिक मनी विल बी, पैसे का मूवमेंट तुम्हारा देख लो, शेयर्स का मूवमेंट इस तरीके से होगा. बायर के अकाउंट से निकलेंगे, सेलर के अकाउंट से निकलेंगे, बायर्स के अकाउंट में जाएंगे, DP करेगा है क्योंकि DP को क्या मिला है, इंस्ट्रक्शन स्लिप. और इसको देते समय डिपॉजिटरी के साथ अपन कॉन्फर्मेशन लेंगे. वापिस से ट्रांसफर दैट इज गिव्स द टू द, देन DP and transfer that is will through his into after confirmation from the money will be. तो पैसे ऑटोमेटिक आपस में हो जाएंगे, ये अकाउंट से इधर, इधर से उधर. मार्केट ट्रेड. अब मार्केट ट्रेड थोड़ा सा इन सबसे अलग है. मार्केट ट्रेड में पैसे का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है, ट्रांसफर भी करके देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका है. तो ऑफ मार्केट ट्रेड में सिर्फ DIS देना था, बाकी कुछ भी नहीं. अब मार्केट ट्रेड में क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. द ट्रांसफरर गिव्स द डिलीवरी इंस्ट्रक्शन टू द DP. ये भी सेम था क्या, तो ट्रांसफरर ने DP को डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप दे दी. सिक्योरिटीज मूव फ्रॉम ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरी ब्रोकर अकाउंट. वहां पे किधर जा रहा था, बायर्स के अकाउंट में जा रहा था. यहाँ पे किधर जा रहा, ब्रोकर के अकाउंट में जा रहा. सो ट्रांसफरर DP को इंस्ट्रक्शन स्लिप देगा, फिर DP उसके अकाउंट से निकालेगा और ब्रोकर के अकाउंट में रखेगा, एक सेफ अकाउंट में. सिक्योरिटीज व्हेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रोकर्स अकाउंट टू द क्लियरिंग हाउस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एज पर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन. तो फिर ये ब्रोकर अकाउंट से हटके एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एक कॉमन प्लेस पे आ जाएंगे.
सेलर के अकाउंट से निकले ब्रोकर के अकाउंट, ब्रोकर के अकाउंट से निकले क्लियरिंग हाउस तक, तो 3 जगह ट्रांसफर हुआ। तो पहले सेलर ट्रांसफरर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन देगा डीपी को, डीपी उसके शेयर सिक्योरिटीज हटाएगा, ब्रोकर के अकाउंट में लेके जाएगा, फिर ब्रोकर के अकाउंट से निकल के स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस में आएंगे। क्लियरिंग हाउस एक कॉमन प्लेस है जहां पे सब लोग गेट टुगेदर करते हैं, तो क्लियरिंग हाउस में आ गए सिक्योरिटीज। थर्ड, ऑन अ पे आउट डे मतलब जिस दिन पैसे आए, द सिक्योरिटीज मूव फ्रॉम क्लियरिंग हाउस अकाउंट टू द बायर्स ब्रोकर्स अकाउंट। अब देखो 5 अकाउंट है, सेलर का अकाउंट, ब्रोकर का, सेलर के ब्रोकर का अकाउंट, एक कॉमन प्लेस क्लियरिंग हाउस, बायर के ब्रोकर का अकाउंट, बायर का अकाउंट। तो पहले किसने डिलीवरी इंस्ट्रक्शन दी? सेलर ने डिलीवरी इंस्ट्रक्शन किसको दी? डीपी को। डीपी क्या करेगा फिर? सेलर के डीपी अकाउंट से निकाल के ब्रोकर के अकाउंट में भेजेगा, फिर ब्रोकर के अकाउंट से सिक्योरिटीज निकल के किधर जाएंगे? क्लियरिंग हाउस में जाएंगे। ऑन अ पे आउट डे मतलब जिस दिन पैसे आ गए, पैसे आ गए तो क्या होंगे? क्लियरिंग हाउस से निकल के बायर्स के ब्रोकर अकाउंट में चले जाएंगे, बायर्स के ब्रोकर अकाउंट के अंदर। ऑन अ पे आउट द सिक्योरिटीज मूव फ्रॉम क्लियरिंग हाउस टू द brokers of a buyer account after instruction and confirmation from depository को सब जब confirmation हो जाएगा, security moves to the buyers account, buyer के अकाउंट में आ जाएंगे। तो ऊपर वाले में क्या हो रहा था? डायरेक्टली सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट, इसमें 3 लोग बीच में आ गए। कौन 3 लोग आ गए? दोनों के ब्रोकर और एक क्लियरिंग हाउस। तो सबसे पहले कौन देगा इंस्ट्रक्शन स्लिप? सेलर इंस्ट्रक्शन स्लिप देगा। सेलर इंस्ट्रक्शन स्लिप किसको देगा? डीपी को। डीपी क्या करेगा? ट्रांसफर द सिक्योरिटीज फ्रॉम ट्रांसफरर्स अकाउंट टू द ब्रोकर्स अकाउंट, देन ब्रोकर अकाउंट से किधर ट्रांसफर हो जाएंगे? क्लियरिंग हाउस में। ऑन अ पे आउट डे सिक्योरिटीज विल मूव फ्रॉम क्लियरिंग हाउस टू buyer's broker account. After confirmation from depository, then they will be transferred to buyer's account. बन गया क्या? देखो प्रॉपर। हाँ, तो ट्रांसफरर गिव्स डिलीवरी इंस्ट्रक्शन टू हिज, the securities move from the security then transferred from as per the on a security moves from, कितना गंदा लिखा? बायर्स ब्रोकर अकाउंट लिखना ना, अकाउंट ऑफ ब्रोकर ऑफ द बायर। आफ्टर इंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्फर्मेशन फ्रॉम सिक्योरिटीज मूव फ्रॉम मूव्स टू द बायर्स अकाउंट। 5 अकाउंट कौन से? पहला सेलर अकाउंट, सेलर्स ब्रोकर, क्लियरिंग हाउस, बायर्स ब्रोकर, बायर्स अकाउंट। तो यहां से यहां तक जाएगा। यहां से यहां पे डीपी को इंटीमेट करने के बाद, यहां से यहां पे डिपॉजिटरी को कंफर्मेशन करने के बाद। ओके, एनएसडीएल सीडीएसएल तो छोटा ही है, पढ़ लेना। सीधी सीधी बात है, एनएसडीएल ये तुम्हारा एनएससी का अकाउंट है और सीडीएसएल तुम्हारे बीएससी का है। सो बेसिकली दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर, जो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट होता है। कुछ धन्यवाद। हाँ, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस, हाँ, जो पेपर देखने के बाद मुझे समझ में आए। बोलने के बाद भी भूल जाते, क्योंकि तुम गजनी फैमिली से कहाँ ना कहाँ से तो डीएनए तो ला ही लेते हो। सबसे पहला जो चीज बोला था, क्वेश्चन वाइज बोलता, ऑब्जेक्टिव्स। गलती से भी ऑब्जेक्टिव एंड में या बाद में लिखने का दिमाग मत लगाओ। कौन ये फालतू दिमाग लगाया? ये कौन तुमको बोला? मुझे नहीं पता। ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट में ही करना है। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स होते, 5-10 मिनट में होते। डोंट टेक अ रिस्क एट ऑल। ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में रहना चाहिए। रीराइट द सेंटेंस बोले तो रीराइट करो। क्वेश्चन नहीं सर हमको अच्छा नहीं लगता, तो रीराइट करने को बोला है तो प्रॉपरली रीराइट करो। ऑब्जेक्टिव्स को कट करना, आंसर कट करके नया आंसर लिखना अलाउड
नहीं है, अगर लिख दिए तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आंसर सेलेक्ट करने के पहले सोच समझ के आंसर लिखना, नहीं आता तो गैप छोड़ो। अगर सर हो ही गया तो पूरा क्वेश्चन पूरा कट कर देना, वापिस से पूरा क्वेश्चन लिख देने पांचों के पांचों उसके। सो दैट इज द ओनली वे। तो पहले ऑब्जेक्टिव से करना। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या बोला, रीराइट बोला तो रीराइट करो, कट नहीं करना है, इनकेस कट करना पड़ा तो पूरा एक। डिस्टिंग्विश 1 2 3 4 इसका CD है बस। अरे क्या मजा के 5 मार्क दे रहा वो बेशर्मो। पूरा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए के पूरे 5, इधर के पूरे 5, उनका ABCD जो सीक्वेंस है वो पूरा दे दो। कैसा दिख रहा है इधर 1 2 3 4 5, 1 का C, 2 का E, बस इतना ना उसके बारे में ना इधर ना उधर कुछ। क्या चालू है ये सब। हाँ, नहीं तो कट्टी पतंग, ये इधर का इधर, ये इधर का उधर। सेकेंड स्टैंडर्ड में है क्या। हाँ, सो ग्रुप ए, ग्रुप बी, इधर का 1 2 3 4 5, इधर के जो सीक्वेंस था उसका CD जो भी है वो लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद आते हैं डेफिनेशंस। 2 मार्क के डेफिनेशन से 4 पॉइंट होना, IMP वर्ड्स अंडरलाइन। ये मैं 11वीं से बोलते हैं, अभी तुमको 2 साल हो गए बोलते बोलते। IMP वर्ड्स अंडरलाइन, IMP वर्ड्स अंडरलाइन, हर क्वेश्चन के लिए। वो सिर्फ पर्टिकुलर 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए नहीं है, डिस्टिंग्विश से लेके डिफाइन को लेके जस्टिफाई को लेके 8 मार्क के क्वेश्चन, लेटर छोड़ के। तो लेटर में भी IMP आता है। सो लेटर्स एंड ऑब्जेक्टिव छोड़ के बाकी हर जगह अंडरलाइन होना चाहिए। और सब पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तुमको 11वीं से आदत इसके लिए लगा कि तुम को पैराग्राफ में नहीं लिखना है, सब पॉइंट्स में लिखने का है, तो सब पॉइंट्स में लिखो तो ही आउट ऑफ मिलेंगे। तो सब पॉइंट्स IMP वर्ड अंडरलाइन जो 2 मार्क का है उसके अंदर। फिर उसके बाद आते हैं तुम्हारे केस स्टडीज। यस नो लिखने के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो तुमको प्रॉपरली 2 3 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। अगर किसी को नहीं समझ रहा कि केस स्टडी एंड जस्टिफाई कैसे लिखना है, मैं इसके पहले भी 3 बार बोल चुका है, चौथी बार बोल रहा हूँ कि तुमको नवनीत, टारगेट या कोई भी 21 एक्सपेक्टेशन कोई भी एक चीज खरीद लो, पैसे नहीं है ग्रुप में खरीद लो, ठीक है, नहीं तो फोटो खींच लो, इससे ज्यादा और क्या बोलूं। फिर केस स्टडीज तुमको एटलीस्ट 2 2 3 3 लाइंस में लिखना है। फिर केस स्टडीज के बाद आते हैं तुम्हारे डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश में बेसिस इज इंपॉर्टेंट, 6 पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, IMP वर्ड अंडरलाइन होना वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश के बाद आते हैं तुम्हारे 5 5 मार्क, 4 4 मार्क के क्वेश्चंस। एटलीस्ट मेन एग्जाम में 6 पॉइंट होना चाहिए, 1 से 1.25 पेज भर जाना चाहिए। जस्टिफाई को भी 1.25 पेज होना चाहिए, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज होना चाहिए। फिर आते हैं लेटर्स। लेटर को मैं बोल दिया 3 3 3, इनसाइडर एड्रेस, फिर अंदर का थैंकिंग यू क्लोज, और कॉपी पेस्ट होना चाहिए। इतने लिमिटेड लेटर सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन में तुमको पहले से पता है, पेपर में आने के पहले पता है लेटर कौन से छपने वाले हैं, फिर भी तुम्हारे इतने इश्यूज आ रहे। तो उसके बाद लेटर के बाद आता 8 मार्क का क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन इज कंपलसरी, पूरे पॉइंट लिखना कंपलसरी, एटलीस्ट 3 पेज का आंसर होना चाहिए मेन एग्जाम के अंदर, तो ही तुमको मार्क्स मिलेंगे। और ये सब बच्चे इतना लिखते, टाइम का इशू बिल्कुल भी नहीं जाता है SP के पेपर के अंदर, टाइम बहुत है, फुकट टाइम है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत लिखो। जो क्वेश्चन है उनकी ही लेंथ बढ़ाओ, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा करो, ये सब करने में टाइम डालो। तो रादर देन राइटिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो ऑलरेडी क्वेश्चन है उसके अंदर ही इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते क्या, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते क्या, अंडरलाइन कर सकते क्या, क्या कर सकते, वो सब चीजें देख करो। 4 क्वेश्चन लिख के 3 ही चेक होने वाले, 3 कोई ढंग से लिखो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सामने वाला कट नहीं कर सकता। उस चीजों के ऊपर ध्यान दो। पेपर राइटिंग का सीक्वेंस भी मैंने लिख के दिया था इसके पहले, तो वो सीक्वेंस देख के जाओ, सिर्फ टाइम पास के लिए लिख के नहीं दिया है, उसको फॉलो भी करना है तुम्हारे केस में। सो डू दैट। ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, इफ यू विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, आई मीन ऑल द इंस्ट्रक्शंस, श्योर शॉट 90+ तो आएंगे ही आएंगे। एंड जो प्रॉपरली 3 पेज 1.25 पेज जो बोला है, 6 6 पॉइंट्स बोला है, अंडरलाइन बोला है, सब पॉइंट्स बोला है, और टेक्स्ट बुक का आंसर लिखते हैं, तो सभी के सभी स्टूडेंट 97 98 या 99 में ही अटकेंगे, मतलब इसमें से ही मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में ही मार्क्स जाते हैं, बहुत सारे चांसेस है कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कटेंगे। ऑब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं कटना है उसके लिए भी मैंने एक सजेशन दिया है। दूसरा, टेक्स्ट बुक खरीदो,
नहीं तो एक पीडीएफ डाउनलोड करो और वहाँ से आंसर देने की कोशिश करो। अगर ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिक तुमको आंसरिंग जम जाएंगे। टाइम पीरियड्स वगैरह एक पेज पे अलग से लिखो, कन्फ्यूजन हो रहा है तो चैप्टर वाइज कितना तो टाइम लगता है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट योर सेक्रेटरियल